आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का शर्मा गेस्ट पेपर से यात्रियों के विवरण से जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, फिर इसका नोट्स भी क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लिखिएगा नहीं, अभी जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो 50 नंबर का सब्जेक्टिव है, तो अगर आप अच्छे से लिखोगे नहीं, अपनी राइटिंग को इंप्रूव नहीं करोगे, नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा ठीक है, कितनों आप लिख दीजिएगा सही सही एग्जाम में और आपका राइटिंग एकदम पूरा कचड़ा है तो वहां पर आपका नंबर कम मिलेगा। इसीलिए अपनी लिखावट को सुधारते रहिए दिन ब दिन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आपका, मध्यकाल में भारत आने वाले 3 प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है कि मध्यकाल में भारत में निम्नलिखित या फिर निम्नांकित 3 प्रमुख विदेशी यात्री आए थे या फिर आगमन हुआ था। पहला यात्री था अल बरूनी, जो आपका 11वीं शताब्दी में भारत आया था। सेम इसी तरीके से आपको आंसर लिखना, ज़्यादा किचिर पिचिर नहीं देना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लाइन छोड़ लीजिएगा, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिएगा। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को के जो आपका इब्न बतूता था वह भारत आया था। में आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पॉइंट में आंसर में आप एक्स्ट्रा अगर आपको ऐड करना होगा ना, तो इनके द्वारा जितने भी विवरण थे, ठीक है, रचना था, आप उनको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए तीसरे पॉइंट पर आपका फ्रांसवा बर्नियर, जो 17वीं शताब्दी में फ्रांस से भारत आया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों का नाम एवं उनकी यात्रा वृत्तांत की पुस्तकों का नाम लिखिए। यहाँ पर ये जो वर्ड आया यात्रा वृत्तांत की पुस्तकों को लिखना है। यात्रा वृत्तांत कहने का मतलब है यात्रा करके किसी भी दूसरे देश में और उस देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को किसी किताब में लिखना, उसी को यहाँ पर बोला गया है यात्रा वृत्तांत की पुस्तकें। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो भारत में आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम एवं उनकी यात्रा वृत्तांत को, पुस्तकों के नाम भी आपको लिखना और वृत्तांत को भी लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन में करवा दूंगा। क्वेश्चन आया तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, खैर इसको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर 3 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर विदेशी यात्रियों के विवरण का क्या ऐतिहासिक महत्व है। जो हमारे देश में, भारत में विदेश से जो यात्री आए थे तो उसके विवरण का इतिहास में क्या महत्व है, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर टोटल 4 पॉइंट्स में आंसर दिया गया है। पहला देखिए, भिन्न सामाजिक यानी अलग सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले इन यात्रियों ने यहाँ की स्थिति का सूक्ष्मतम से अध्ययन किया और अपने यात्रा विवरण में बेबाकी से इसका चित्रण किया। यानी अलग अलग जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, उनके देश का जो पृष्ठभूमि होगा वो भी अलग होगा, हमारे देश से हर एक चीज़ अलग होगा। ठीक है, तो वो जो हमारे देश में आने वाले इन सभी यात्रियों ने यहाँ की स्थिति के बारे में देखा, क्या यहाँ की व्यवस्था है, और उसको सूक्ष्मतम यानी बारीकी से अध्ययन किया, एनालिसिस किया और अपने यात्रा विवरण में बेबाक तरीके से चित्रण किया, प्रदर्शित किया और उसका रचना किया और बताया। आगे देखिए दूसरे पॉइंट पर, जो चीज़ें स्थानीय लेखकों के लिए सामान्य लगी, हमारे भारत देश में भी बहुत सारे लेखक होंगे और हमारे देश की व्यवस्था के बारे में लिखते होंगे, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लेकिन यहाँ के जो लेखक है ना वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते होंगे, जैसे सामान्य एवं महत्वहीन, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ज़्यादा महत्व नहीं होगा। लेकिन जो बाहर से विदेशी यात्री आए होंगे भाई, उनके लिए सारा चीज़ तो नया होगा, सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, महत्व होगा, तो वो उसको इग्नोर नहीं करते थे। उन्होंने उत्सुकता वश यानी पूरे उत्सुकता से, सूक्ष्मतम से यानी बारीकी से अध्ययन किया और उन्हें कलमबद्ध में किया, यानी उसकी रचना किताबों में लिखी। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, यात्रा के क्रम में, यानी जो यात्री थे जो हमारे देश में यात्रा किए, वह यात्रा के क्रम में उन्होंने दरबार, जो बड़े लोग थे, राजा लोग थे, साथ ही साथ संभ्रांत तथा अभिजात वर्ग के साथ साथ सामान्य, ग्रामीण, शहरी तथा कस्बों के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण को परखा एवं उनके विचारों को लिखा। कहने का मतलब है जो यात्री थे वो यात्रा के क्रम में जो बड़े राजघराने के लोग थे, साथ ही साथ संभ्रांत और अभिजात वर्ग, कहने का मतलब है जिनके पास पैसे नहीं थे, जो गरीब लोग थे, ठीक है, वो भी। तो आप ये वर्ड मत लिखिएगा, आप इतना लिखिएगा दरबार, जो सामान्य, ग्रामीण, शहरी तथा कस्बों के सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण को परखे एवं उनकी विचारों को लिखे। ये सभी को लिखे, जितने भी कैटेगरी के लोग थे, बड़े लोग, राजघराने के लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, सभी घराने के लोग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका, चूंकि ये विदेशी यात्री थे इसलिए उन्होंने निष्पक्ष भाव से बिना किसी पूर्वाग्रह के स्थिति का वर्णन किया और अपने विचार को लिखा। देखिए जो स्थानीय लोग होते हैं, कहीं ना कहीं अगर किसी से कुछ अगर उनको खोट होगा तो इतिहास में उनके बारे में नहीं लिखेंगे, थोड़ा बहुत। लेकिन ये तो आपका विदेशी यात्री था, इसको किसी से कुछ भी मतलब नहीं था, किसी के बारे में भी अगर इनको लिखना होगा तो वह निष्पक्ष भाव से, कोई भी दिल में कपट रखे बिना, वह पूर्वाग्रह यानी बेफिक्र स्थिति का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने विचारों को लिख सकते हैं, और उन्होंने लिखा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अल बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किताबुल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद, यानी किताबुल हिंद की जो रचना है इसके रचनाकार है अल बरूनी है। इन्होंने सरल एवं स्पष्ट अरबी भाषा में इस किताब को लिखा है। किताबुल हिंद एक महान ग्रंथ है। ये जो आपका किताबुल हिंद है वह यह एक महान ग्रंथ है जिसे स्पष्ट अरबी भाषा में लिखा गया है। किताबुल हिंद की मैं बात कर रहा हूँ। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसमें भारतीय धर्म, भारत के धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान कहने का मतलब है ब्रह्मांड के बारे में, कीमिया कहने का मतलब है रासायन वाला वर्ड है ये कीमिया, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को केमिकल तरीके से नए चीज़ का निर्माण करना, ठीक है, जैसे सोने के नए चीज़ को बनाना, तो कहने का मतलब है ये एक रासायनिक विधि है। तो इसको भी, और साथ ही साथ रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्ति कला, मूर्ति का निर्माण, कानून व्यवस्था, मापतंत्र, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर टोटल 80 चैप्टर, ठीक है, यानी 80 अध्यायों में विस्तार से लिखा गया है। किसमें? किताबुल हिंद में। किताबुल हिंद में पढ़ने से ज्ञात होता है कि उसकी रचना के पहले अल बरूनी ने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया और कई संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन किया, उसका एनालिसिस किया, तब इस किताबुल हिंद की रचना की। अल बरूनी ने अपने ग्रंथ में भारत की प्राकृतिक स्थितियों एवं राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों का विस्तृत वर्णन किया है। अल बरूनी ने भारत की प्राकृतिक स्थिति, साथ ही साथ राजनीतिक, सामाजिक को पूरे विस्तार से वर्णन किया है। उसने भारत की नदियाँ, पहाड़ी जलवायु, मैदानों आदि का भी विस्तार किया है, इस बुक में उसका प्रकाश डाला है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछे किताबुल हिंद क्या है, तो किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा ये रचित किताब है और इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि भारत के इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर टोटल 80 चैप्टर दिया गया है और इसके भारत के प्राकृतिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों को डिटेल से वर्णन किया है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अल बरूनी ने भारतीय अध्ययन में बाधक किन किन तत्वों का उल्लेख किया है? कहने का मतलब है क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत को समझने में अल बरूनी को किन अवरोधों का सामना करना पड़ा। जैसे कि अल बरूनी क्या था, वो तो आपका विदेशी यात्री था, उनके देश की जो भाषा थी वो आपका अरबी या फिर फारसी बोल सकते हो, तो वो अरबी और फारसी समझता था, जबकि यहाँ पर भारत में संस्कृत भाषा प्रचलित थी। तो उनको ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे यहाँ पर भारत में यात्रा करते समय। तो उसी प्रॉब्लम को, अवरोधों को क्या क्या वो सामना किया, उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है पहले पॉइंट पर, पहला अवरोध भाषा था। आप ऊपर में यहाँ पर आंसर को इस तरीके से बनाकर भी लिख सकते हो कि अल बरूनी ने अपने वृत्तांत में कई अवरोधों कहने का मतलब है प्रॉब्लम की चर्चा की है, जो उसके अनुसार भारत को, भारत के रीति रिवाज एवं प्रथाएं समझने में बाधक थे। तो देखिए यहाँ पर पहला कौन सा अवरोध था, तो भाषा का अवरोध था। उसके अनुसार संस्कृत, अरबी और फारसी से इतनी भिन्न थी, यानी जो संस्कृत भाषा था, यहाँ पर जो लिखा आपका संस्कृत, इसके बाद ये कॉमा दिया गया है, तो इसी तरीके से आपको भी लिखना होगा, यानी संस्कृत अरबी और फारसी से बहुत ही ज़्यादा अलग थी कि उसके विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना आसान नहीं था, ट्रांसलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आगे देखिए नेक्स्ट आपका दूसरा अवरोध धार्मिक आस्था और प्रथा में भिन्नता था। दूसरा क्या था कि भारत का जो धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्था था वो अल बरूनी के देश से अलग था, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम था। आगे देखिए तीसरा अवरोध क्या था, स्थानीय लोगों का अंतर्मुखी स्वभाव और अहंकार भी था। मतलब भारत में क्या था, लोगों में अहंकार था और साथ ही साथ अंतर्मुखी स्वभाव। कहने का मतलब है अगर जैसे आपके पड़ोसी को अगर उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए, आपके सामने अपने मुंह से आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड बोलेंगे, बहुत ही अच्छा बात बोलेंगे, लेकिन जैसे ही आपसे अलग होंगे दूसरे जगह आपके विरुद्ध तुरंत एकदम कड़वी कड़वी बात बोल देंगे। हाँ वो पढ़ रहा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा, ऐसे ऐसे बात बोलते हैं ना आपके पड़ोसी। तो उसी तरीके से अंतर्मुखी स्वभाव और अहंकार भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। तो इस पॉइंट के आधार पर भी आप लिख सकते हो कि हाँ क्या क्या अवरोधों का सामना करना पड़ा था भारत में अल बरूनी को। इन सबसे रोचक बात यह थी कि सारी समस्याओं को जानने के बाद भी अल बरूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कीर्तियों पर आश्रित रहा। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कीर्तियों तथा मनुस्मृति आदि से अंश उद्धत किए। अंश उद्धत का मतलब क्या होता है, उसको अनुवाद किए, ट्रांसलेट किए, या फिर ऐसा भी करते होंगे कि जैसे पुराण को पढ़ते होंगे और उसको अपने देश के भाषा के साथ जैसे जो भी वर्ड आता होगा ना तो उसको मिलाते होंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द नहीं होता है तो उसी तरीके से सेम शब्द को मिलाने का प्रयास करते होंगे। ये सारे ग्रंथ वगैरह, किताबें वगैरह पढ़कर भी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इब्न बतूता से टॉपिक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। इब्न बतूता मोरक्को का एक विदेशी यात्री था जिसने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की। भारतीय इतिहास में उसकी प्रसिद्ध का कारण उसके द्वारा अरबी
अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत रिहला था। वह प्रसिद्ध क्यों हुए थे? उन्होंने भारत की यात्रा करके एक वृतांत को लिखा था जिसका नाम था रिहला, जिसमें भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियां लिखी थी, दी गई थी। बस आपको इतना ही लिखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत वो यात्रा क्यों किए? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है मोरक्को निवासी इब्न बतूता को यात्रियों का बहुत शौक था, यात्रा करने का भी बहुत शौक था। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। इनका मानना था कि आप बैठे बैठे किताबें लिखने से अच्छा है कि आप यात्रा करो। अगर भारत देश के बारे में अगर आपको लिखना है तो चले जाइए भारत देश और वहाँ पर यात्रा कीजिए, आंखों देखा हाल देखिए और उसको फिर वहाँ पर बुक में प्रदर्शित कीजिए। उसने नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों का भ्रमण किया और इसी क्रम में 1333 ईस्वी में भारत आए। तो इब्न बतूता भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत के बारे में उनको लिखना था, जानना था, और वो यात्रा को ही किसी देश की अगर आर्थिक, सामाजिक या फिर राजनीतिक व्यवस्था को अगर लिखना है किसी किताब में तो फिर वो यात्रा करना ही बेहतर मानते थे, क्योंकि आंखों देखा हाल से बेहतर कोई बैठकर किताबें नहीं लिख सकता। तो इसीलिए वह भारत की यात्रा किए थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? ये मोरक्को के निवासी थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखिए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी? तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी, रबी फसल और खरीफ फसल। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, इब्न बतूता के अनुसार भारत में कौन सी 2 डाक व्यवस्था प्रचलित थी? डाक व्यवस्था आप लोग जानते हो ना, डाकिया। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है पहला डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक भी कहा जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। अश्व डाक व्यवस्था यानी घोड़ों के द्वारा डाक व्यवस्था को संचालित करना, हर 4 मील की दूर पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती थी, यानी 4 मील में, ठीक है। ये जो डाक व्यवस्था था वह घोड़ों के द्वारा ही संचालित होता था। आगे देखिए दूसरा पॉइंट, पैदल डाक व्यवस्था में क्या होता था कि प्रति मील में 3 ठहराव होते थे, यानी 1 मील में 3 ठहराव होते थे। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मील हो गया, यहाँ तक, तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ठहराव, यहाँ से लेकर 2 ठहराव, यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 मील है, 1 मील, तो यहाँ से लेकर 1 ठहराव, फिर यहाँ से लेकर 1 ठहराव, फिर यहाँ से लेकर 1 ठहराव, टोटल 3 ठहराव होते थे। इसे दावा भी कहा जाता था। तो यही होता था पैदल डाक व्यवस्था और अश्व डाक व्यवस्था। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उलूक किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको बता दिया, अश्व डाक व्यवस्था को ही उलूक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक है फ्रांसवा बर्नियर। तो बर्नियर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में जो सब्जेक्टिव के 2 नंबर में और 3 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर पेशे से क्या थे? तो ये जौहरी थे। प्लीज़ आप लोग गूगल में सर्च नहीं कीजिएगा, ठीक है। गूगल में आंसर जैसे तैसे रहता है, एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। एनसीईआरटी में क्या इसका उत्तर है, जौहरी है या फिर चिकित्सक है? 2 वर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, मेरा भी मानना है जौहरी थे, ठीक है। आगे देखिए, जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी? तो 6 बार। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना फ्रांसिस बर्नियर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नियर ने अपने वृत्तांत में सती प्रथा का वर्णन किस प्रकार किया है? सती प्रथा के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है बर्नियर ने अपने वृत्तांत में? देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट, सभी समकालीन यूरोपीय यात्रियों तथा लेखकों के समान बर्नियर ने भी अपने विवरण में यह दर्शाने का प्रयास किया है कि भारतीय समाज यानी जो भारत का समाज है उसमें महिलाओं के साथ सम्मानजनक बर्ताव नहीं था। बिल्कुल, यह पूर्व और पश्चिमी सभ्यता की भिन्नता का संकेत है। यानी पहले पॉइंट पर आपको लिखना है कि जितने भी यूरोपीय यात्री थे उन सभी लेखकों के जैसा ही समान बर्नियर ने भी यह प्रदर्शित किया है कि भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव नहीं किया जाता था, महिलाओं के साथ बहुत सारा शोषण होता था। दूसरे पॉइंट पर आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर, इन विभिन्नताओं को दर्शाने के लिए बर्नियर ने सती प्रथा को चुना, ठीक है। बर्नियर ने क्या चुना कि भारत में महिलाओं को सम्मान तो मिलता ही नहीं था, लेकिन इसमें एक बहुत घटिया प्रथा था, सती प्रथा। इसी को बर्नियर चुनता है। उसने लिखा है कि कुछ महिलाएं प्रसन्नता से मृत्यु को गले लगा लेता था, यानी बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं थी जो ये मानती थी कि ये जो प्रथा है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा क्रिएट किया गया है, दिया गया है, तो हम इसे खुशी खुशी गले लगा लेते हैं और इस प्रथा में वह अपनी जान दे देते थे। किंतु अन्य को मरने के लिए बाध्य किया जाता था, और अगर जो नहीं मानते थे, क्योंकि देखिए मौत समझ रहे हो ना, जैसे कि सती प्रथा क्या होता है, अगर किसी का पति मर जाता था तो जलते हुए चिता में पति के साथ उसकी पत्नी को भी जिंदा डाल दिया जाता था। तो सोचिए अगर आपको किसी आग में जिंदा डाल दिया जाए तो कैसा महसूस होगा। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ,
तो उसी तरीके से महिलाओं के साथ भी यहाँ पर अत्याचार होता था इस प्रथा द्वारा, और अगर कोई नहीं मानते थे तो उसको जबरदस्ती डाल दिया जाता था। अगले पॉइंट पर बर्नियर क्या कहता है, बर्नियर ने अपने विवरण में लाहौर की एक आंखों देखी घटना का वर्णन किया है, यानी इन्होंने आंखों देखा भी घटना देखा है, किसका, सती प्रथा का, और कहाँ पर, लाहौर में, जो अभी आपका पाकिस्तान में है, जिसमें एक अल्पवयस्क कहने का मतलब है 12 वर्ष की सुंदर कन्या को उसके रिश्तेदारों ने सती प्रथा के नाम पर अपने पति की चिता पर जलते मरने के लिए विवश किया था। सोच लीजिए, उसके रिश्तेदारों ने। ऐसे भी रिश्तेदार जो होते हैं ना, वो हमेशा उटपटांग ही करते हैं। आगे देखिए, वह रोती और कांपती रही, लेकिन लकड़ी से बांधकर उस मासूम प्राणी को जिंदा जला दिया गया। ये बर्नियर ने अपनी आंखों से देखा है और उसी घटना को यहाँ पर बता रहे। इस घटना ने बर्नियर को हिलाकर रख दिया। तो ये आप लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको सब्जेक्टिव बताया जरूर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा गला भी बहुत ज़्यादा दब रहा है। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।